बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद नावल यार सितमगर, जिसकी राइटर हैं नीलम रियासत, उसकी ये 7वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उसने नंबर मिलाकर फ़ोन स्पीकर पे लगाया क्योंकि हाथों से वो मूसा को खाना खिला रहा था। तीसरी बेल पे दूसरी जानिब से कॉल उठा ली गई और इंतहाई उकताई हुई आवाज़ आई, हेलो। ये तुम हेलो बोल रहे हो या पत्थर मार रहे हो? दूसरी जानिब बोलने वाले मर्द की आवाज़ उसी पल बदल गई और हैरत तो खुशी से बोला, ओ रांझे तू? यस सन, योर फादर। दूसरी जानिब जानदार कहका गूंजा था, अभी 3 दिन पहले तुम पाकिस्तान में थे, इधर कब मरे? एडम्बरा का नंबर आ रहा है, घर पे हो? जी जनाब, शहरियार की वजह से अचानक आना पड़ा। उस्तादों से उस्तादियाँ नहीं करते बेटा। और क्या लेने आना था? जो लेने के लिए हर दूसरे महीने चक्कर लगते हैं, हीर मिली कि नहीं? हर कोई तेरे जैसा लकी थोड़ा होता है। ज़्यादा लंबी लंबी ना छोड़ बेटा, तू भी सिंगल वो भी सिंगल। मुझे तो बहुत जल्द तुम दोनों का मिंगल नज़र आ रहा है। तेरा दिमाग चल गया। 4 साल से शादीशुदा कवारा बना तू घूम रहा है और पागल मैं हूँ। मेरी बात मान और किसी डॉक्टर से मशवरा कर, कहीं तेरे इंटरनल पार्ट्स को जंग ना लग गया हो। अपने फंक्शन चेक करवा। मुझे तेरी बड़ी तशवीश होती है, एक लड़की के पीछे तेरी क्या हालत हो गई है बेचारा। मूसा के बाप के लबों पे मुस्कुराहट दौड़ रही थी जब वो बोला, मैंने तुझसे ही सीखा है, अगर जज्बे सच्चे हैं तो सर घुसाए रखो, कभी तो सुनी जाएगी। बेटा मेरे साथ अपना मुकाबला ना कर, हम तो अपना दिल अपने जिगर के नाम किया हुआ है। सच कह रहा हूँ, मुझे अब अपने जज्बात को लेकर टेंशन भी होती है। यार नवाल चंद घंटे नज़र नहीं आती, मुझे खामखा गुस्सा आने लगता है। अभी भी बच्चों को स्विमिंग पे लेकर गई हुई है और मैं बैठकर मिनट गिन रहा हूँ, कब वो वापस आएगी। हदीद साहब, आपका कुछ नहीं बन सकता है, आप गौन केस है। गौन केस के कुछ लगते, बातों में लगाकर असल सवाल तो भुला ही दिया। तू घर क्यों नहीं आया? यार मैंने आना था, पर इस वक्त तुझे कॉल तेरी खैरियत पूछने के लिए की है, क्योंकि कल मैंने सादिया आंटी का इंस्टा स्टेटस देखा था। तेरे पैर पे पट्टी बंधी हुई थी, कहाँ छलांगे मारता फिरता है। ओह यार, इन बहू सास से मैं गोडे गोडे तंग हूँ। उनकी मोहब्बत से मेरा दिल जल जल कर राख हो चला। क्या तू यकीन करेगा, नवाल ने सादिया को इंस्टाग्राम बनाकर दिया हुआ है और सादिया के आधे से ज़्यादा पोस्ट या तो बहू के बनाए खानों की तारीफ़ों में या बेटे के खिलाफ। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके घर में सास बहू की लड़ाई रहती है और बीवी का सारा वक्त उसके शौहर को मिलता है। मेरी बीवी आधा दिन सास ससुर के साथ रहती हैं, आधा दिन बच्चों के साथ, और आज आकर एक रात ही शौहर के हिस्से में आती है। उसमें भी ये औरत गिल्टी मारती है, 10 दफ़ा उठकर बच्चों को देखने जाती है। अब खुद जाए तो ठीक है, 10 दफ़ा मुझे भी भेजती है। मैं थोड़ा सा भी ढील दे दूँ ना, ये अपना बिस्तर हॉलवे में डाले लेगी ताकि दोनों बच्चों के कमरों पर नज़र रख सके। मूसा के बाप ने कहका मारा, तेरी बातों से अंदाज़ा हो रहा है तू कितनी तकलीफ में है। ब्लडी हेल मैन, बाइक हाईवे पे स्लिप हो गई, एक ज़रा सी खराश आई थी, मगर नवाल और सादिया ने मुझे बेड से बांध कर रख दिया। बेटा तेरा इलाज है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तेरे जैसे दोस्त अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। तुझे ये जानकर बड़ी खुशी होगी, नवाल ने मेरी बाइक eBay पे फॉर सेल लगा दी थी। वो तो मेरे बच्चे ने मुझे बता दिया, वरना मेरा क्या बनता। वो संजीदा होते हुए बोला, अदीद एक बात तो बताओ। बको, क्या वक्त के साथ मियाँ बीवी की मोहब्बत में कमी आ जाती है? आह मेरे बेटे, अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत हो ही ना तो कम या ज़्यादा क्या होनी है। लैला की मिसाल तेरे सामने, वो शौहर के साथ ही रहती है मगर उनके दरमियान अज़वाजी ताल्लुक़ न होने के बराबर रह गया हुआ है। फराज और नवाल की कहानी भी तुझे मालूम है, निकाह था, मोहब्बत लगावट या इज़्ज़त नाम की भी ना थी। तो अपनी बात कर, तेरे साथ क्या मामला है? मोहब्बत में कमी आई या नहीं? काश मैं अपना दिल तुझे दिखा सकता, मैं उसका इस कदर आदी हो चुका हूँ। ऑफिस से वापसी पर वो घर पर ना मिले, मुझे सारा घर काट खाने को दौड़ता है। मैं हर रोज़ बिला नागा उसके लिए फूल लेकर आता हूँ, जो कि मेरी जेब पे काफ़ी भारी पड़ता है, मगर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई मौका गंवाना नहीं चाहता जब मैं उसको ये ना बता सकूँ कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। मुझे लगता है जो परेशानी मैंने उसको पाने में उठाई, जितना खजल ख़राब हुआ, वो सब वर्थ था। मेरी नवाल ऐसा कीमती ख़जाना है कि उसको पाने के लिए अगर मुझे फरहाद की तरह नहर भी खोदनी पड़ती तो भी सौदा नुकसानदेह नहीं होना था। यार मैं अपने जज्बात से डर जाता हूँ। क्या किसी के लिए इस हद तक जाना नॉर्मल है? अहमद साहब, मोहब्बत में सब नॉर्मल है। यार इस्लाम में 4 की इजाज़त है, मैं 4 के हिस्से की मोहब्बत 1 से करता हूँ। दोनों दोस्त हंस रहे थे जब पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी, मोहम्मद हदीद अहमद, यहाँ क्या कर रहे हो? यार फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। फ़ोन पे बात कर रहे हो, मगर यहाँ सिटिंग रूम में क्या कर रहे हो?
बैठा हुआ हूँ, क्या नज़र नहीं आ रहा? मुझे सब नज़र आ रहा है। मैं तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ देकर तुम्हें बेडरूम में आराम करने को छोड़ कर गई थी। तुम यहाँ कैसे आए? चल कर आया हूँ, और क्या उड़कर आता? कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी जो तुम बेड में से निकले? अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारा पैर उतरा हुआ है, 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने सख्ती के साथ, सुन रहे हो, सख्ती के साथ तुम्हें बेड रेस्ट का बोला हुआ है। 6 हफ्ते तक तुम पैर पे वज़न नहीं डाल सकते, इसीलिए मैं तुम्हारी लैपटॉप, फ़ोन, चार्जर, टीवी रिमोट, एक्स बॉक्स, खाने पीने का सामान, हर चीज़ तुम्हें देकर गई थी, मगर तुम्हारी हड्डी को कहीं चैन नहीं पड़ता। हाँ तो किसने कहा था मुझे छोड़ के जाओ? और तुम्हारी कसम, पैर पे वज़न नहीं डाला। किचन के कैबिनेट में यूएसबी पड़ी हुई थी, वो लेने आया था और सारा राह लंगड़ाते हुए आया हूँ। तुम्हारी कसम। इस वक्त बकवास की ना हदीद अहमद, तो मेरे हाथों पीटोगे, वो भी अपने वालिदैन और औलाद के सामने। 2 बच्चे पालें, खूब कभी इतना ख्वार नहीं हुई हूँ जितना इस 1 हफ्ते में तुमने मुझे घुमा कर रख दिया है। अगर तुम्हारा गुस्सा उतर गया हो तो क्या मैं फ़ोन पे बात कर सकता हूँ? मुझे तो डांटो, साथ मेरे दोस्त को किस बात की सज़ा दे रही हो? डैडी, यू आर अ ग्रॉन अप किड। मम्मी सारा वक्त इसलिए परेशान थी कि आप बेड में नहीं होंगे। नवाल जान, खुद सोचो, तुम्हारे बगैर बेडरूम में क्या झक मारता? दूर से आवाज़ आई, मेरे से बात मत करो। लो जी, गई भैंस पानी में। सादिया की आवाज़ आई, तुम एक इंतहाई लापरवाह इंसान हो। जितना तुम मेरी बच्ची को परेशान करते हो, तुमसे ज़्यादा मुझे उसकी सेहत की फ़िक्र होती है। एक टांग पे नचा रहे हो तुम बाप बच्चों उसको। अम्मा रहने दे, इससे बात करना ही फजूल है। बस आज ही से मैं बच्चों समेत आपकी तरफ शिफ्ट हो रही हूँ। एक तो मैं तुम्हारी इस धमकी से इतना तंग हूँ। अब्बा यार, अपना घर बेचकर आप मेरे साथ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? फिर देखूंगा ये कहाँ जाएगी। तुम अपनी हरकतें मत बदलना, मैं अपने कमरे में ही चला जाता हूँ। यहाँ तो कोई फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकता है। खबरदार जो तुम यहाँ से हिले। डैम इट, तुम सुन रहे हो मेरी कैसे हो रही है? बिल्कुल ठीक हो रही है। भाभी को परेशान करते हो, इससे भी बुरी होनी चाहिए। हदीस सरगोशी में बोला। लाल टमाटर चेहरा लिए किचन में गई है। यार 8 साल शादी को हो गए, मगर आज भी उससे जज्बात का इजहार करो, ये बुरी तरह ब्लश करती है। मेरी दुआ, अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। अपना ख्याल रखा करो। तुम घर कब आ रहे हो? मूसा मेरे साथ आया हुआ है, इसलिए देखो कब चक्कर लगता है। मूसा आया हुआ है और तुमने बताया क्यों नहीं? मेरे पास बैठा हमारी बातें सुन रहा था, अभी दूसरे कमरे में गया है। मैं ड्राइवर भेज दूंगा, जिस दिन फ्री हुए फौरी आ जाना। ठीक है, मेरी तरफ से सबको सलाम बोलना, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मालिक। वो कॉल बंद करने के बाद भी मुस्कुराता रहा। बाबा, क्या हम हदीद अंकल के घर जाएंगे? आप जाना चाहते हो? मूसा कुछ सोचते हुए बोला। अगर आंटी साथ चलेंगी तब। मूसा के बाप के चेहरे पे संजीदगी छा गई। अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, बाहर आया तो मिली को सिटिंग रूम की दीवार खिड़की के सामने कॉफ़ी का कप हाथ में थामे बाहर अंधेरी रात में देखते पाया। मैं मूसा को सुलाकर शहरयार की तलाश में निकलूँगा, जैसे आपको बेहतर लगे। आप दूसरे बेडरूम में आराम कर सकती हैं, यकीनन थक गई होंगी। नहीं, आज का दिन तो अच्छा था, कुछ हंगामा तो हुआ, वरना तो खुद पे रोबोट का गुमान होने लगा था। दोनों चुप कर गए। वो बाहर देखते हुए सिप भरती रही और वो दीवार के साथ टेक लगाकर कभी उसको देखता, कभी कारपेट पे खिलौनों बखेर कर खेलते मूसा को। मूसा, आपकी शावर का वक्त है, आ जाओ, जल्दी से शावर लेते हैं, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। मूसा के साथ बाबा भी शावर लेंगे? नहीं, बाबा नहीं ले रहे, क्योंकि बाबा को कहीं जाना है। अगर आप शावर नहीं लेंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मूसा अच्छा बच्चा है, बाबा को तंग नहीं करता है। बाबा प्लीज़ हैव शावर विद मी। ओके, मगर शर्त यह है कि शावर लंबा नहीं होगा, क्योंकि सर्दी है, मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ो। मूसा खुशी से उछलते हुए तालियां बजाने लगा। जाओ, जाकर स्विमिंग शॉर्ट्स पहनो, मैंने वॉशरूम में रखी थी, मैं आता हूँ। बाबा शर्त लगा लें, कौन पहले तैयार होगा? मैं। नहीं बाबा, मैं, देख लेते हैं। दोनों बाप बेटा दौड़ते हुए सिटिंग रूम से गायब हुए। मूसा सच्चे जज्बे से भाग रहा था, जबकि उसका बाप भागने की एक्टिंग कर रहा था। मूसा वॉशरूम के दरवाजे में खड़ा होकर अपनी जर्सी उतारते हुए मिली से मुखातिब हुआ। आंटी, आप भी आ जाएं। क्या आप सारी फैमिली इकट्ठे शावर लेते हो? कमरे में से मूसा के बाप का कहका उभरा। मैं और बाबा। मूसा अपने कपड़े उतारने के बाद वॉशरूम के दरवाजे के पीछे छुपकर शॉर्ट्स पहन रहा था। 2 मिनट बाद उसका बाप अपने कमरे से बरामद हुआ। उधर से मूसा भागकर दरवाजे के पीछे से निकला। मैं जीत गया, मैं जीत गया, बाबा हार गए। मिली की सारी तवज्जो उन दोनों ने खींच ली थी। बाप ने भी शॉर्ट्स पहनी हुई थी, गर्दन के गिर्द बड़ा सा तौलिया लपेटे उदास सी शक्ल बनाकर बोला। मूसा बहुत तेज़ है, हर दफ़ा जीत जाता है, बाबा हार जाते हैं। बाबा अगली दफ़ा मूसा हार जाएगा। ओए मेरा हमदर्द बेटा, जानबूझकर हारेगा? उसने मूसा को उठाकर बोरी की तरह कंधे पे डाला और वॉशरूम में ले गया। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से दोनों की बातों और हंसी की आवाज़ मिली को दरवाजे के पास खींच लाए।
थोड़ी सी गर्दन अंदर करके देखा, शीशे के पीछे दोनों खड़े थे। पानी गिर रहा था और मूसा बाप की गोद में सवार होकर हवाई जहाज़ की तरह दोनों बाहें खोलकर उड़ रहा था। उसका बाप उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाता, फिर उसको पानी के नीचे खड़ा करते हुए उसके बालों को शैम्पू लगाता। पापा, आंखों में शैम्पू लग रहा है, जल्दी साफ कर दें। हाय बाबा। वो यार इतना शोर क्यों करते, ऊपर मुंह करके आंखें खोलो। अब मूसा बाबा को शैम्पू लगाएगा। जो हुक्म मेरे सरकार, आइए। बाप की गोद में सवार होकर उसने बाप से ही कहकर बालों पे शैम्पू गिरवाया और फिर अपने छोटे छोटे हाथों से सर रगड़ने लगा। इस दफ़ा बाप ने आसमान सर पे उठाया। मेरी आंखों में शैम्पू चला गया। उफ, हाय मेरी आंखें, अब मैं कभी शावर नहीं लूँगा। बाप की दुहाई पे मूसा खिलखिलाकर हंस रहा था। उसकी खूबसूरत हंसी सारे फ्लैट में गूंज रही थी। पापा रोना नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। पापा इतने बड़े होकर रो रहे हैं, मूसा तो नहीं रोता है। उसके बाप ने फिर मसनूई कराह निकाली। मूसा की हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मिली उन दोनों की बातों में इस कदर गुम थी कि जब पानी की बौछार उसके चेहरे पे गिरी उसकी चीख निकल गई, जबकि मूसा को हंसने का एक और मौका मिल गया। आंटी पानी से डर गई। मिली ने बेयकीनी से मूसा के बाप की जानिब देखा, जो लाइल्म नज़र आने की एक्टिंग करते हुए तौलिया उठाकर मूसा के बाल खुश करने लगा। वो शर्मिंदा सी वहाँ से हट गई। फिर एक तौलिया अपनी शॉर्ट्स के ऊपर ही कमर के गिर लपेटकर मूसा को उठाकर कमरे में ले आया। मिली साथ वाले बेडरूम में चली गई। उसके लिए यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। मूसा को कपड़े पहनाने के बाद अपना लिबास लेकर वॉशरूम में गया। मिली के कान उन दोनों की एक एक हरकत नोट कर रहे थे। वॉशरूम में एक दफ़ा फिर से शावर चलने की आवाज़ आई थी। इस दफ़ा दरवाज़ा बंद था। कुछ देर बाद घर में हेयर ड्रायर की आवाज़ उभरी, फिर बंद हो गई। मूसा को उसके बाप ने बेड में लिटाया और खुद साथ लेट कर अपने फ़ोन पे कंडल ऐप खोल कर कहानी चुन रहा था। जब मूसा ने बाप की शर्ट के बटनों से खेलते हुए नई फरमाइश की, बाबा क्या आंटी कहानी पढ़ सकती हैं? उसके बाप के हाथ रुक गए। अपनी अनक को नाक पे ऊपर को धकेलते बोला, ये तो आपको अपनी आंटी से पूछना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है वो सो गई हों। वो जाग रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनके कमरे की लाइट जल रही है। हो सकता है उनको लाइट ऑन रखकर सोने की आदत हो। बाबा जी, मैं जाकर देख लूँ? मूसा जी। उसके बाप ने गहरी सांस भरी और फ़ोन बेड पे फेंक कर मूसा की तरफ देखते हुए बोला, हो सकता है वो इस कमरे में आना पसंद ना करे। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं हूँ। क्या मैं उनके पास चला जाऊँ? ये बात उसके बाप के दिल पे लगी। फिर मैं क्या करूँगा? अच्छा जाओ, उन्हें पूछ लो अगर उन्हें एतराज़ ना हो। मूसा को इजाज़त मिलने की देर थी। बेड से छलांग मार कर निकला और भागते हुए जाकर मिली के दरवाजे पर दस्तक दी। मिली जो दरवाजे के पास खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही थी, जल्दी से स्कार्फ के साथ अपने आंसू साफ किए। बाल ठीक करते हुए दूसरी दस्तक पे दरवाज़ा वार कर दिया। अरे आप, मैं समझी आप सो गए हो। कहानी तो सुनी नहीं, नींद कैसे आएगी? अच्छा, क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? हाँ, क्यों नहीं, मगर मेरे पास कोई किताब नहीं है। बाबा के फ़ोन में है ना, आप आइए ना, मैं आपको देता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया। उसका बाप बेड पे हेडबोर्ड के साथ टेक लगाया नीम दराज था। मूसा ने बेड पे पड़ा बाप का फ़ोन पकड़कर मिली के हाथ में दिया और उसको अपनी जानिब बेड पे बिठाया। मिली के फ़ोन पे गिरफ्त ना होने के बराबर थी, क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। मूसा ने बाप के बराबर लेटकर रज़ाई ओढ़ ली और सवालिया नज़रें से मिली को देखने लगा, जो गला खनखारते हुए बोली, फ़ोन पे पिन लगा हुआ है। ओह, इट्स वेरी इजी। AMAL। मूसा के जवाब पे मिली कितनी देर तक ना कुछ बोल सकी, ना नज़र उठाकर उसको देख ही सकी। गोद में पड़े फ़ोन की ब्लैंक स्क्रीन को देख के गई, फिर कांपती उंगलियों से स्क्रीन ऑन की और पिन नंबर लिखा फ़ोन ऑन हो गया। उसने फिर से स्क्रीन लॉक कर दी। इसी अमल को 2-3-4 मरतबा दोहराया। मूसा की आवाज़ पे जैसे होश में आया, बाबा मुझे नहीं लगता आंटी को फ़ोन इस्तेमाल करना आता है। क्या आप इनको बता सकते हैं कंडल कैसे ओपन होती है? उसका बाप कुछ न बोला। मूसा ने हैरत से पहले मिली को देखा, फिर अपने वालिद को, फिर बाप के कान में बोला, पापा शी इज़ क्राइंग, इज शी? यस, यू शुड गिव हर अ हग एंड टेल हर एवरीथिंग विल बी ओके लाइक यू ऑलवेज टेल मी। उसका बाप धीमे से हंसा। अगर मैं उनको गले लगाकर तसल्ली दूंगा तो ये मेरी पिटाई लगाएंगी। पापा इट्स नॉट फनी, सॉरी। आंटी डोंट क्राई प्लीज़, वो भारी होती आवाज़ में बोली। ओके, कौन सी कहानी सुनाओ? मूसा की बजाय उसका बाप बोला। दिल टूटने की। मिली के लबों से जैसे सिसकी निकली। वो नहीं सुनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं है। ये भी तो हो सकता है कहीं कोई खुशी भी हो। है, बहुत खुशी है, मगर सब नफ़रत की नज़र हो गई। कई दफ़ा बज़ाहिर ठंडे पड़े कोयले के अंदर भी चिंगारी छुपी होती है, हाथ जलने के बाद ही सामने आती है। जिन कोयलों पे खुद अपने हाथों
ठंडा पानी डाल दिया जाए, वहाँ सिर्फ राख ही मिलती है। क्या आपको कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत हम जैसों के नसीब में कहाँ होती है, हमारे दरवाजे पे दस्तक दिए बगैर गुजर जाती है। ये भी तो हो सकता है मोहब्बत दरवाजे के खुलने का इंतज़ार कर रही हो और आपको खबर ही ना हुई हो। मोहब्बत कब खामोशी से दस्तक देती है? जब उसको कबूलियत मिलने का यकीन ना हो। दोनों एक दूसरे से बात तो कर रहे थे मगर देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मूसा गाल के नीचे हाथ रख के बड़े गौर से उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। AMAL, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब गुस्सा, बेबसी और खसारे का गम। खसारा कैसा? बहुत ही कीमती इंसान के बिछड़ जाने का खसारा। आपने कभी मोहब्बत की? हाँ की है। किससे? अपनी बीवी से, मूसा की माँ से। क्या उसको भी आपसे मोहब्बत थी? पहले नहीं थी, बिछड़ने के बाद हो गई। आपको कैसे इल्म हुआ? मुझे इल्म नहीं हुआ, मुझे यकीन है। कैसे? क्योंकि उसके बिछड़ने के बाद मैं वैसा नहीं रहा जैसा होता था, बल्कि वैसा बन गया जैसे मर्द उसको पसंद थे। क्या आपको उस पर गुस्सा नहीं आता? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। शुरू में तो इतना गुस्सा आता था, जी चाहता था वो कहीं मिले और मैं उसको जान से मार दूँ। फिर वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था, फिर वक्त के साथ यह एहसास हुआ कि उसकी जड़ें मेरे वजूद में इस कदर गहरी हैं कि अगर मैं उसको ख़त्म कर दूं तो मैं खुद ब खुद ख़त्म हो जाऊंगा। तो क्या अब उस पर गुस्सा नहीं आता? जब कभी किसी मुकम्मल फैमिली को देखता हूँ तो अपना अधूरापन बहुत खुलता है। उस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आता है। क्या था जो वो बेल आउट ना करती, ख़ासकर मूसा के स्कूल में होने वाले फंक्शंस पे, या जब वो अपने कज़न्स और दोस्तों की माँ को हसरत से देखता, तब मैं सोचता मैं उसकी माँ को कभी माफ़ नहीं करूँगा जिसने खुद गर्ज़ी का मुजाहरा किया। पर जब उसकी माँ की हालत देखता हूँ तो सारी बातें भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी कौन सा खुश है। आपको कैसे पता कि वो खुश नहीं है? हो सकता है वो शादी कर चुकी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। मैं हर 6 माह बाद उसको देखने जाता रहा और इतने सालों में एक दफ़ा भी उसको देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो खुश है। बहुत खुश होना तो दूर की बात है। मिली ने बेइख्तियार सर उठाकर उस शख्स की जानिब देखा जो दरवाजे की जानिब देख रहा था। मिली जी भर कर हैरान हुई थी, इसलिए बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? सामने वाले के देखने पर मिली ने नज़र फेर ली। यही कि वो आपको छोड़ कर चली गई और आप अभी भी उसकी खैर खबर रखते हैं। आप ये भूल रही हैं, छोड़ा उसने मुझे था, मैंने उसको नहीं छोड़ा है। अमल एक दफ़ा फिर उसको देखे गई, लब हिले। उसने क्यों छोड़ा था? आह, बहुत सी वजूहात थी। सबसे बड़ी वजह क्या बनी? मैंने उसका दिल तोड़ा था, उसकी आज़ादी छीनी थी, उसकी शख्सियत को मसख किया था। वो सामने देखते हुए बोल रहा था और मिली उसको देख रही थी जैसे उस शख्स के सींग निकल आए हों। वो अल्फाज ढूंढ रही थी जबकि वो जैसे खुद से बोल रहा था। मैंने एक हदीस सुनी है जिसका मफहूम यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक शौहर से बीवी के हवाले से सवाल करेंगे। जानती है वो सवाल क्या है? क्या? अल्लाह पाक अपने बंदे से पूछेंगे, दुनिया में ये औरत तुम्हारे पास मेरी अमानत थी, बताओ तुमने उसके साथ क्या सलूक किया? मेरे नाम पे तुमने उसको अपने निकाह में लिया था। जानती है मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई? क्या? मैंने एक पाक और ख़ूबसूरत रिश्ते की बुनियाद गलत असूलों पर रखी। एक मुँह ज़ोर आंधी को कंट्रोल करने के चक्कर में मैंने 2 ज़िंदगियां बर्बाद की। इसमें सारा कसूर मेरा नहीं था। मैं जिस मुआशरे की पैदावार हूँ वहाँ ये सब इख्तियार मेरे पास बाय बर्थ आ जाते हैं। औरत को जैसे चाहे अपनी चाहत और मर्ज़ी के लिए मैनिपुलेट करूँ, कभी गैरत के नाम पे, कभी शौहर बनकर दीन के नाम पे औरत का इस्तेमाल करूं कि मुझे हाकिम बनाया गया। कभी उसको औलाद के हवाले से ब्लैकमेल किया जाता है। मुआशरा मर्द को सपोर्ट करता है, औरत को नहीं। बेटी को ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि अपनी ख्वाहिशात का इजहार भाई के सामने मत करना, गुस्सा करेगा। मैं छोटी उम्र से ही इंतहा पसंद था। मेरा बड़ा भाई मुझे हमेशा टोकता था, जिस वजह से वो मुझे जहर लगता था। मुझे बस वही लोग पसंद थे जो हर हाल में मुझे ही दुरुस्त कहें। मैंने शादी की ये सोच करके उस औरत को काबू करके दिखाऊंगा। अपने कंधे पे एजाज़ का तमगा लगाकर छाती चौड़ी करके चलूँगा कि ये देखो, जिसको कोई ना समझ आ सका उसको मैंने चारों शाने चत कर दिया। जब मैं खुद को सोचता हूँ तो मुझे घिन आती है। मिली को यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा शख्स असली है या नज़र का धोखा। इससे पहले कि वो दोनों मज़ीद कुछ कहते, बाहर का दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। फिर कदमों की आवाज़ आकर उसके कमरे पर रुकी। फटता ब्लडी हेल, शहरयार की आवाज़ पे उसकी बहन शुक्र का कलमा पढ़ती उठकर उसकी जानिब बढ़ी, जो किसी रेसलर की तरह टक्कर दरवाजे में खड़ा घूर रहा था। या अल्लाह तेरा शुक्र है तुम खुद ही आ गए। कहाँ गए थे? वाह, व्हाट अ परफेक्ट पिक्चर, ग्रेट फैमिली रीयूनियन। मिली जहाँ थी वही थम गई क्योंकि शहरयार मज़ीद कह रहा था। आप मुझे बताना पसंद करेंगे ये औरत यहाँ क्या कर रही है? इससे पहले कि तुम मज़ीद कोई बात करो शहरयार साहब, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ
ये उसका घर है जहाँ ये जब चाहे आ सकती है, जब चाहे जा सकती है। क्या आप सब कुछ भूल गए हैं या औरत के वजूद की इस कदर ज़रूरत महसूस हो रही है कि खुद पे मुर्दार भी हलाल कर रही है? उसने सोए हुए मूसा पे कंबल बराबर किया और शहरयार का बाजू पकड़कर उसको कमरे से बाहर ले गया। मिली कमरे में थी जब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसे अगले पल खोलकर वो भी बाहर आ गई। अपने उस भाई का चेहरा देखना चाहती थी जिसके लिए अभी कल रात वो रब के आगे गिड़गिड़ा कर रोई थी, जिसकी ज़िंदगी की भीख मांगते हुए वो ये तक भूल गई कि वो कहाँ पे है, क्या कर रही है। याद था तो सिर्फ इतना कि छोटा भाई तकलीफ़ में है और उस पर अगर कोई कहता तुम अपनी ज़िंदगी हार जाओ तो तुम्हारा भाई जी उठेगा, तो वो एक मिनट ना सोचती, भाई की खातिर अपनी जान तक दे जाती। वही भाई ज़बान से उसके लिए जहर उगल रहा था। मिली को लगा तन्हाई लाख बुरी सही, मगर जो तकलीफ़ इस वक्त उसका दिल चीर रही थी उससे 1000 दर्जा बेहतर वो तन्हाई है जिसमें बैठकर अपने ज़ख्मों को टकोर की जाती है। शहरयार एक दफ़ा फिर ताड़ा, भाई मैंने कुछ पूछा है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, सोच समझकर अपनी इस बेलगाम ज़बान का इस्तेमाल करना। मैं कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप मेरे सवालों को बदतमीज़ी कह रहे हैं। क्या आपकी मत मारी गई है या यादाश्त को घिन लग गया हुआ है? ख्वाबों की दुनिया से निकलकर एक दफ़ा इस औरत के चेहरे को गौर से देख तो लें। ये वही है जिसने आप पे अगवा का मुकदमा करवाकर आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजा था, आपके बेटे को दुनिया में आने से पहले ख़त्म करने की अपनी सी हर कोशिश की थी। जो मेरे अक्ल के मारे भाई, ये वो बेहिस और सख्त दिल औरत है जिसने अपने बच्चे की गोद की गर्मी देने की बजाय अपनी आज़ादी को तरजीह देना बेहतर समझा, आपके पास छोड़कर गायब हो गई। आज 4 साल बाद ये आपको नज़र आई है तो इसको धुतकारने की बजाय आप साथ अपने घर ले आए हैं। बाप की तो गैरत ही मर गई हुई है, मगर मैं इसको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इसको बोलिए अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए और यहाँ से दफ़ा हो जाए। ये कहीं नहीं जा रही, बल्कि तू निकल, झूठे ड्रामेबाज शख्स। मैं कहीं नहीं जाऊँगा और ये अगले 2-3 मिनट में ये खुद ना गई तो मैं हाथ पकड़कर इस घर से निकाल दूँगा। तो इसको हाथ भी लगा और फिर देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। गैरत की तस्बीह कर रहे हो, कभी आज तक अपने भाई होने का कोई एक भी हक अदा किया है? चलो इस बहन से तो तुम्हारे इख्तलाफात हैं, छोटी वाली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा हुआ है? तुमने आखिरी दफ़ा कब उसको फ़ोन करके उसकी खैरियत जानी या ये पूछा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मुझे ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे इल्म है आप उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हो और मेरी मानिए तो शादी भी अब उसी से कर। उसकी बात पूरी होने से पहले ही भारी हाथ उसके गाल पे निशान छोड़ गया। तुम्हारी अपनी औकात क्या है? मरे हुए बाप की हक हलाल की कमाई को दिन रात अपनी अयाशियों में ख़त्म कर रहे हो, जुआ खेलते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो। उसके बावजूद तुम खुद को इस काबिल समझते हो कि तुम किसी और के इखलाक व किरदार पर बात करो। ज़िंदगी में कभी कोई काम भी किया है? तुम जैसे भाई जिंदा रहें या मर जाएं एक बराबर ही हैं। फाज औरंगज़ेब, आज दूसरी दफ़ा तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तीसरी दफ़ा उठाया ना तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। फाज ने उसको चैलेंज करती आंखों में देखा और रख कर एक और थप्पड़ लगा दिया। जवाब में शहरयार ने पहले बेयकीनी से फाज को देखा, फिर उस पर झपट पड़ा। फाज ने उसकी बीमारी से पैदा होने वाली जिस्मानी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर शहरयार को फ़र्श पे मारा और उसका बाजू बल देकर उसकी कमर के पीछे लगा दिया। मुंह के बल नीचे पड़े। शहरयार की तकलीफ से कराह निकली। उसने फर्श पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मारकर एहतजाज किया। अमल ने आगे बढ़कर फाज को बाजू से खींचकर शहरयार के ऊपर से उठाया। मेरी वजह से आपस में ना लड़ो मरो, ना मुझे शायरी साहब की मोहब्बत चाहिए, ना फाज साहब की हमदर्दी। फाज की नज़रें उसके चेहरे पर जम कर रह गई। बिल्ली ने नज़र चुराई और धीमी सी आवाज़ में बोली, मैं कौन सा यहाँ रहने आई थी? बस अपने बच्चे के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के लालच में खिंची चली आई। आखिर 4 साल तक मैंने अपना दिल मारकर अपने बच्चे को तुम लोगों के हवाले किए रखा। अच्छा, अब तुम अपने किए गए जुल्म को अपनी कुर्बानी जाहिर करना चाहती हो? सच? शहरयार की ज़बान अब भी न चुप रही थी। मिली ने गहरी सांस खींची और फाज की जानिब देखते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर को उठाकर कंधे अचकाए। ये ड्रामेबाजियाँ छोड़ो अमल और निकलो यहाँ। शहरयार अभी तक फर्श पे पड़ा हुआ था। फाज ने उसके पेट में पैर की ज़रब मारी। व्हाट द हेल मैन, मैं तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं हूँ, दूसरा नहीं। मेरे पे रहम नहीं आ रहा। मैं अभी एंट्रेंस कन से फरार होकर आया हूँ, सो स्टॉप किकिंग माई शिट। मेरे बाप भी नहीं हो, इसलिए मेरे मामलात में टांग अड़ाना बंद करो, वरना आई विल ब्रेक योर बोन्स एंड स्टैंड योर राइट बैक टू द एंट्रेंस केयर। मैं अपनी बहन के मामले में दखल अंदाजी करने का पूरा हक रखता हूँ। ओ जस्ट शट द यू इडियट। उन दोनों को बहस करता छोड़कर मिली अंदर कमरे से अपना बैग उठाकर दोनों को हैरान छोड़कर फ्लैट से निकल गई।
बढ़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंड? वो चली गई है, उसने जाना ही था। जो पहले आपके साथ ना ही अब क्यों आए रहेगी? और अगर इतनी तकलीफ़ हो रही है तो उसके पैर पड़ जाते। ये तो साबित हो ही गया है कि आपके अंदर बैकबोन नाम की चीज़ ही नहीं है। वो सामने नज़र आई नहीं और सारा गुस्सा, सारी नफरत सब झाग की तरह बैठ गया। वैसे हमारे सामने तो बड़ा शो किया जाता रहा है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। रुक जाइए ज़रा, अभी तो मैंने पाकिस्तान वालों को ये ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, फिर मज़ा आएगा जब ताई जी से गालियाँ खाएंगे। फाज ने मज़ीद कुछ न कहा, हाथों में सर पकड़कर सोफे पर बैठ के और आंखें बंद कर ली। वो कुछ सोचना नहीं चाहता था, मगर सोचे कब छोड़ती हैं। अमल के साथ गुजरे वो चंद वहाँ आंखों के सामने घूम रहे थे जब वो उसकी दस्तरस में हुआ करती थी। नाराज़ रहती थी, उससे नफ़रत का इजहार किया करती थी, मगर आंखों के सामने होती थी। वो उसको छूकर महसूस तो कर सकता था। उसको ये बात मानते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी कि हाँ, उसने अमल को याद किया था। इन 4 सालों में शायद ही कोई दिन, कोई पल ऐसा था जब वो तसव्वुर के पर्दे पे उजागर नहीं हुई थी। उसने अपने मुंह पे हाथ फेरा। हैरत अंगेज़ पे शहरयार, जिसकी ज़बान मुसलसल चल रही थी, अब वो भी आंखों पे बाजू रख के कारपेट पे खामोश लेटा हुआ था। अमल फ्लैट से नीचे आकर बस स्टैंड की जानिब चल पड़ी। जैसे वो वहाँ पहुँची, बस आती दिखाई दी। उसने बेदिली से हाथ उठाकर बस को रुकने का इशारा दिया। इतनी सी देर में सर्दी से उसकी नाक सुर्ख हो चली थी। ठंडी हवा पड़ने से आंखों में पानी भर रहा था। चेहरे पे उदासी की गहरी छाप थी और माथे पे सिलवटें। बस रुक गई। दरवाज़ा खुला, वो अंदर दाखिल हुई। ड्राइवर ने उसको सवालिया नज़रों से देखा। सिटी सेंटर सिंगल टिकट प्लीज़, £2.50 प्लीज़। उसके बताने पर बस ड्राइवर, जो कि एक औरत ही थी, उसने उसको टिकट के पैसे बताए और टिकट मशीन में मतलूबा मालूमात डाली। टिकट प्रिंट होकर निकल आई। अमल ने मशीन के साथ बने गल्ले में पैसे डाले और टिकट का प्रिंट लेकर ड्राइवर का शुक्रिया अदा करती आगे बढ़कर अपने लिए बैठने को जगह ढूंढने लगी। बस चल पड़ी। नीचे बैठने का इरादा तर्क करके बस की ऊपरी मंजिल पे चढ़ गई, जहाँ इक्का दुक्का लोग नजर आए। 2 सीटों वाली सीट पे खिड़की की जानिब बैठ गई। अंधेरा काफ़ी गहरा हो चुका था, मगर इतने सालों से वो अब इस मुल्क के माहौल और मौसम की आदी हो चुकी थी। जो बस घर से दूर हो जाती जा रही थी, उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो दिन आज भी यादों के पर्दे पर जिंदा था, जिस दिन उसने रो रो कर समद भाई से मदद मांगी थी, क्योंकि वो इस कदर टूट चुकी थी कि वो एक आम औरत की तरह, ये या कह लें एक आम इंसान की तरह, अपने रोज़मर्रा के काम तक सरअंजाम देने से माजूर होती जा रही थी। माशरा इंसान को समझता क्यों नहीं, इंसान को इंसान समझकर डील क्यों नहीं करता? उसके अंदर बरसों का सोया गुस्सा सर उठा रहा था। कितने आराम से कह दिया घर से चली जाओ। अमल की आज भी खुद की कोई ख्वाहिश नहीं है। वो ट्रेन स्टेशन से वापस मुड़ी थी। शहरयार की बातों से लाख बददिल होने के बावजूद वो वापस लंदन न जा सकी। रात के 12 बजे टैक्सी ने उसको फ्लैट के बाहर उतारा। उसने नज़र उठाकर फ्लैट की इकलौती जलती बत्ती को देखा। वो बजर बजाने का सोच रही थी जब शीशे के उस पार से गोरी सीढ़ियाँ उतरकर बैरूनी दरवाजे की जानिब आती दिखाई दी। गोरी के निकलते ही उसने दरवाज़ा थाम लिया और बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। गहरी सांस भरते हुए उसने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर पहले 2 पल रुककर अपनी सांस संभाल की, फिर नडर होकर दरवाज़ा खटखटाया। वो फाज की तवक्को कर रही थी, मगर सामने शहरयार को देखकर सख्त लहजे में बोली, अगर मज़ीद तुमने बकवास की मुंह तोड़ दूंगी। सामने से हटो, मुझे अंदर आना है। शहरयार उसके गुस्से पर हैरान होते हुए बोला, मजनू तुम्हें कहाँ से ढूंढ कर लाया है? कौन मजनू? वहीं अपना जीजा। और कौन? क्या तुम उसके साथ नहीं आई हो? मैं अकेली गई थी, अकेली ही वापस आई हूँ। इसके साथ अमल ने सामने दीवार बनकर खड़े शहरयार को धक्का देकर साइड पर किया और अंदर आ गए। जूते उतार कर एक तरफ फेंके, बैग को सोफे के पास फर्श पर रखते हुए शहरयार की तरफ मुड़ी। क्या मुसव्विफ फाज के साथ ही बाहर गया है? अमल तुम वापस क्यों आई हो? अमल ने जैकेट उतारकर सोफे पे फेंकी, बाजू ऊपर चढ़ाए और आकर शारी के सामने डट गई। क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हें नहीं लगता हो गई जितनी बक बक होनी थी? चुपचाप बैठे रहो वरना इसी वक्त बाहर निकाल दूंगी। शहरयार हंसा। वाह, किस बात का रोब डाल रही हो? जो लड़कियां ना अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती हैं, ना शौहर के साथ वफा करती हैं, उनको रोब डालने का हक ही कोई नहीं है। अमल ने रख कर एक थप्पड़ उसकी गाल पे छोड़ा। कमीनगी की इंतहा पर खड़े होकर मुझ पर ज़बान चला रहे हो, जिसने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी। तुम लोगों की नाम नेहाद इज्जत, इज्जत की गर्दान वही की वही रही। जाओ जाकर अपनी ज़िंदगी का सोचो। इज्जत इज्जत इज्जत, लानत ऐसी इज्जत और लानत तुम लोगों की औकात पर। आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, मेरे मुंह ना लगना। अपने सुर्ख होते गाल पर हाथ रखकर शहरयार ने अमल को पहली दफ़ा बड़ी गहरी मुस्कुराहट से नवाजा, जिस पर अमल ने घूरते हुए हैरत से पूछा, अब क्या हुआ है? बस खुशी हो रही है कि मेरी शेरनी बहन वापस आ गई है, जो सारी दुनिया से भागकर छुप के बैठी हुई थी। वेलकम बैक। अब तुम ख़ानदान वालों का सामना कर लोगी, क्योंकि जब तुम पाकिस्तान जाओगी जो बातें मैंने तुमसे की हैं वैसे ही ताने सुनने को मिले हैं।
मैं देखना चाहता था तुम कब तक चुप कर ले सुनती रहोगे। ये अब कोई नया ड्रामा कर रहे हो? अम्मी की कसम नहीं, ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। मेरी माँ गई, बाप क्या? बड़े भाई ने बाप का रोल निभाया तो बड़ा बाखूबी है, मगर बाप तो बाप ही होता है। पर माँ की जगह तुम हो सकती थी, मगर तुम खुद गुम हो गई थी। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ मिली, मगर 2 मिनट हमारे बारे में सोचती तो शायद तुम्हें एहसास होता तुम्हारा यूँ जाना हमारे लिए किस कदर तकलीफ ते अमर था। मैंने 3 लोगों को एक साथ खो दिया। दिमागो दिल खाली हो गया हुआ है। किसी के लिए तो आप तभी कुछ कर सकते हो ना, जब आप खुद मजबूत हो, जब आपके अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए। किसी का सहारा क्या बनोगे? और वैसे भी मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन था कि वो शख्स तुम लोगों का पूरा साथ देगा। जंग तो उसकी फ़कत मेरे साथ थी, तुम सबके हक़ में तो वो शुरू से ही अच्छा रहा है। क्या कभी भाई से मिलने का मन नहीं किया? अमल ने चील की तरह चपट कर उसको अपनी बाहों में भरा। वो इतना लंबा चौड़ा इंसान बच्चों की तरह बिलक कर रो दिया। मुझे तुम पर गुस्सा भी बहुत आता था कि क्यों इस तरह हमें छोड़कर चली गई। अगर जो तब्दीली फाज भाई में आई है वो तुम्हारे उनकी ज़िंदगी में चले जाने के बाद आई है। शहरयार ने दोनों आंखें साफ की और मिली की नम आंखों को देखते हुए खुलकर मुस्कुराया। कसम ले लो, यह आदमी तीर की तरह सीधा हो गया हुआ है। कहाँ वो महफिल और रंगीनियाँ, कहाँ ये मॉडर्न मौलवी शादी के फंक्शन में भी यूँ शामिल होता है जैसे शादी उसी की बेटी की हो रही हो। अमल ने नज़र चुराई। मूसा कहाँ है? शहरयार ने बहन के चेहरे पर आए बाल पीछे हटाए। अंदर सोया हुआ है। मुझे लगता है मूसा को कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि तुम उसकी कौन हो। वो मजरू सी मुस्कुराहट समेत बोली। वो मुझे आंटी बुलाता है। जानते उस दिन वो जब अचानक से सामने आया, मैं शौक के आलम में खुलकर उसको मिल भी नहीं सकी थी। एक दफ़ा भी गले नहीं लगा पाई। किसने रोका? जाओ अंदर, उसके पास ही सो जाओ, जी भर कर प्यार करो। तुम माँ हो, तुम्हें किसी की इजाज़त दरकार नहीं होगी। अगर उसके बाप को बुरा लगा तो? अबे वो क्यों बुरा मनाएगा? वो तो चाहता है कि तुम अब वापस आ जाओ। अमल ने एक दफ़ा फिर बात डाल दी। क्या वाकई मैं मूसा के साथ सो सकती हूँ? शहरयार ने उसको बाजू से पकड़ा और अंदर की जानिब ले गया। नीम तारीख कमरे का दरवाज़ा खोलकर अमल को अंदर कर दिया। अमल बाहर वापस आई, अपने बैग में से स्लीपिंग सूट निकालकर वॉशरूम में चेंज किया, दांत ब्रश किए। जब वो वापस रूम से बरामद हुई, शहरयार हॉल में नज़र ना आया। उसने साथ वाले कमरे में देखा, शहरयार फाज को फ़ोन कर रहा था। मिली दबे पाँव मास्टर बेडरूम में दाखिल हुई। मूसा बेड पर चत लेटा हुआ था। वो आहिस्ती से बेड पर बैठी, नरम हाथों से मूसा के माथे पर बिखरे बाल हटाया और कामते लबों से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। फिर उसके साथ लेट गई। थोड़ी देर बाद अपना बाजू मूसा के सर के नीचे दिया। मूसा ने नींद में ही उसकी जानिब करवट बदल ली थी। अब मूसा का चेहरा माँ के चेहरे के ऐन सामने था। अमल कितनी देर तक सांस संभाल करने में लगी रही, क्योंकि उसकी हार्ट बीट शूट कर रही थी। कितनी देर तक आंखें बंद किए लंबे लंबे सांस भरती रही, तो कहीं जाकर दिल की धड़कन ने कुछ तमीज़ इख्तियार की। डरते डरते उंगली की पूरों से मूसा के चेहरे को छुआ। उसके बाल काले श्याम मगर इंतहाई नरम थे। नाक पाक की तरह थी। अमल पलक झपके बगैर उसके नक्श दिल पर नक्श कर रही थी। मेरा बच्चा। आंसू खामोशी से बहते रहे। मेरी जान। वो रोते में भी मोहतात थी कि आवाज़ ना निकले, सिसकी तक ना निकले, ताकि कहीं मूसा की नींद ना टूट जाए। फाज उस रात की सुबह घर आया तो इस बात से बेखबर था कि अमल ने रात उसके बेड पर गुजारी है। वो किचन में खड़ा कॉफ़ी बना रहा था जब शहरयार अमल को उसके कमरे में ना पाकर वहाँ आया। फाज से सवाल किया, अब वो कहाँ गई है? फाज ने कप को पानी से भरते हुए उसका तमस्खुर उड़ाया। जहाँ तुमने उसको चले जाने का कहा था वहीं गई होगी, शहरयार बोला। तुम अभी वापस आए हो, इसीलिए बेखबर हो। वो रात वापस आ गई थी। रात 12 बजे मैंने चेक किया था, वो मूसा के साथ सो रही थी और आप घर पे नहीं थे। फाज चौंका, मगर अपने काम में रुकावट नहीं डाली। जबकि शहरी बोला, इतनी सुबह क्यों चली गई है? उसका बैग नहीं है, जिसका क्या मतलब है? क्या वो लंदन वापस चली गई है? फाज ने अपनी बनाई कॉफ़ी का सिप भरा और उसी संजीदगी से बोला, हम लोग आज ही पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, तैयारी कर लो। है यूँ अचानक क्यों? आपने तो रहना था। मूसा सफारी पार्क में जाना चाहता था। हाँ तो तुम उसको लेकर जाओगे। 10 बजे की उनकी टिकट लेकर आया हूँ। 1 घंटे के टूर के बाद उसको शॉपिंग करवा देना। रात को 11 बजे फ़्लाइट है। मगर इतनी जल्दी क्या? कुछ दिन रुक जाते हैं। तुम जानते हो ना मेरा काम ऐसा, मुझे वहाँ रहना पड़ता है। वो भी कोई नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है अगर मैं यहाँ मज़ीद 1 दिन रहा कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए बेहतरी इसी में है मैं यहाँ से चला जाऊँ। मज़ीद किसी सवाल जवाब की तुम्हें इजाज़त नहीं है। और ये अपने फ़ोन पे मुझे अपने अकाउंट की तफसील तो दिखाओ। तुमने बड़ी अन्नी मचाई है। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसा इसलिए नहीं डाला था कि तुम अंधाधुंध अपने दोस्तों के साथ लौटाओ। मैंने यहाँ के बैंक्स में तुम्हारा क्रेडिट सिक्योर बनाना चाह रहा था और तुमने ऐसी की तैसी कर दी है। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मूसा को उठाकर नाश्ता करवाकर साथ ले जाओ। मुझे 1-2 काम है। मैं रात को 10 बजे तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलूँगा, लेट ना होना। शहरी ने फाज को बगौर देखते हुए पूछा,
मूसा के सवालों के डर से भाग रहे हैं। कॉफ़ी का बड़ा सा सिप निकलने के बाद आराम से बोला, हाँ, क्योंकि रात को जब वो सोया था वो यहाँ थी। अब उसकी गैर मौजूदगी पे वो 101 सवाल करेगा। मेरे पास ना एनर्जी है ना ही जज्बाती मजबूती, इसलिए मैं फ़रार ले रहा हूँ। मेरा इस मौजू पे बात करने का कोई मन नहीं है। शहरी संजीदगी इख्तियार करते हुए बोला, फाज भाई, माजी में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अब जो हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। जैसे आपने कल कहा था ना कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, वो सच है। और ये भी सच है कि खुश तो आप भी नहीं हैं। आपकी पिछली 4 साल ज़िंदगी देखी जाए तो आप बहुत बदल गए। आप वो फाज रहे ही नहीं हैं जिनसे एक तलाक की वजह से उसने आपको छोड़ा था। जब वो नहीं रही, आप नहीं रहे, तो फिर एक दूसरे से दूर रहकर ख़ुद को अजियत क्यों दे रहे हैं? ना वो कोई फ़ैसला लेती है, अगर आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी तो तलाक क्यों नहीं मांगती है? क्या उसने एक दफ़ा भी तलाक लेने के लिए आपसे रब्ता किया है? दुनिया मर तो नहीं गई है, यहाँ पे किसी लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती है? क्या चीज़ है जिसने उसको रोका हुआ है? फाज धीरे से बोला, वो कहती है मैंने उसको इस बुरी तरह से तोड़ा है कि वो अब किसी पे एतमाद नहीं कर सकती है। शायरी बोला, फिर आपके दायरे से बाहर क्यों नहीं निकलती है? फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाती है? और आप इतने सालों में कितनी दफ़ा घर में आपकी शादी का मौजू उठा, आप क्यों अकेले हैं? शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? मुझे आप दोनों ही अजीज़ हो, हम सब आपको खुश देखना चाहते हैं। इस मसले का अब कोई ना कोई हल हो जाना चाहिए। ज़िंदगी कोई सज़ा नहीं है जिसे एक सज़ा की तरह गुजारा जाए। फाज ने गहरी सांस लेते हुए कप सिंक में रखा और हल्के फुल्के अंदाज में बोला, बेटा घर में देख, अगर साबित सुर्ख मिर्च रखी है तो अपने ऊपर से वार ले। बड़ी सियानी बातें कर रहा है, तुझे तेरी अपनी ही नज़र न लग जाए। शहरी ने कहा, धत तेरी, मैं अभी किन दीवारों के साथ सर मार रहा हूँ? मरो सालो, मजनू बनकर रहो, जाओ भाड़ में। फाज हंसता हुआ बाहर निकल गया। फ्लैट की सीढ़ियाँ उतरते हुए वो दिल ही दिल में शहरयार से मुखातिब था, तुम चाहते हो मैं उसको किसी फैसले के लिए मजबूर करके अगले सवात से भी जाता रहूं? वो साफ साफ कह दे कि फाज औरंगज़ेब मुझे तलाक दे दो, तो फिर चलो मुझसे दूर सही, मगर है तो मेरी ना। माजी के झरोकों से जैसे वो लोग लाहौर में दाखिल हुए, अमल ने फाज से कहा, मुझे इस वक्त किसी का सामना नहीं करना, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। फाज ने गाड़ी मोटरवे से उतारते हुए मतलूबा रूट इख्तियार करते हुए जवाब दिया, अगर अपनी बात मनवानी है तो अपने अल्फाज में तब्दीली लाओ। अमल ने सवाल किया, क्या मतलब? तुम्हारे घर नहीं, बोलो कि अभी मैं अपने घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरा घर ही अब तुम्हारा घर है। अमल ने बहस करने की बजाय उसकी बात मानकर उसकी मर्ज़ी के अल्फाज दोहरा दिए, मुझे अभी सीधे फैक्ट्री जाना है। मैंने रास्ते में मैनेजर को कॉल कर दी थी, वो पहुंच गया होगा तो मैं चचा की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ऑफिस में कितना काम जमा होगा, कब वापस आ सकूँगा। मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। और हाँ, चचा लोग सब उम्रा पे गए हुए हैं, घर पे बस गाड़ी ही है, इसलिए अगर जहन बदल जाए तो कॉल कर देना, मैं ड्राइवर भेज दूँगा, वो तुम्हें गांव छोड़ आएगा। तुम्हें कैसे पता कि वो लोग उम्रा पे हैं? बताया तो है, मैनेजर से बात हुई है, उसने ही बताया। मेरे गायब होने पे ये लोग इतने खुश थे, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? फाज ने बैक व्यू मिरर से उसके चेहरे को देखा, फिर माथे पे तेवरी लिए बोला, तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों लग रहा है? वो जी चोकर बोली, क्योंकि मुर्दों के रंग ऐसे ही होते हैं। फाज ने सर हिलाया, पहला मुर्दा देखा जिसकी गज़भर लंबी ज़बान है, सवाल लाहौर करता हूँ, जवाब पेशावर आता है। अमल उसको चौकन्ना नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश रही, क्योंकि वैसे भी उससे बदला लेने का वो सारा प्लान अपने दिमाग में तरतीब दे चुकी थी। बस एक दफ़ा घर पहुंचने की ज़रूरत थी। फाज ने उसके घर वाली सड़क पे गाड़ी डालते हुए कहा, मैं उम्मीद तो नहीं रखता हूँ कि तुम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगी, मगर ये ख्याल रहे अमल, मैं तुमसे अच्छा सलूक कर रहा हूँ। मुझे किसी किस्म की सख्ती पे मजबूर मत करना, क्योंकि अगर तुम मुझे चैलेंज करोगी तो मेरी तरफ से कोई रियायत नहीं होगी। अमल का जी चाह उसका सर पकड़कर स्टीयरिंग व्हील पे मारी और पूछे, कौन सी अच्छाई? मुझे अगवा करना अच्छाई था, जज्बाती ब्लैकमेलिंग करके निकाह करवाना अच्छाई था, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मुझसे अज़वाजी हकूक़ वसूल करना अच्छाई था, मुझे मेरे मुंह पे बुरे किरदार वाली बोलना अच्छाई था। किस अच्छाई की बात कर रहे हो? तुम्हारे तो अच्छाई मापने के पैमाने ही गलत हैं, बल्कि हैं ही नहीं। मगर बोली कुछ नहीं, क्योंकि उसको यकीन था एक भी सोच पढ़ लिख गया तो एक हसीन जेल से वो निकली थी दूसरे में डाल दी जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रही। फाद ने उसको घर पे ड्रॉप किया। जब तक वो अंदर नहीं चली गई वो बाहर खड़ा रहा और उसके जाने के बाद गार्ड को पास बुलाकर ख़ास तलकीन की, बीबी का ख़ास ख्याल रखना, घर से बाहर मत जाने देना, अगर जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। फ़ोन है? जी साहब जी, मगर आपका नंबर नहीं है। फाज ने उसको अपना नंबर लिखवाया और वहाँ से अपनी फैक्ट्री को जाते हुए अपने घर का नंबर मिलाया। फ़ोन अम्मा ने उठाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरी शहज़ादी माँ कैसी हैं? अम्मा की हैरत से पूरा आवाज़ आई, फाज बोल रहे हो? अच्छा जी, 4 दिन बात नहीं कर सका तो अब बेटे की आवाज़ भी भूल गई हैं। ठीक है जी ठीक है,
अम्मा को जब तसल्ली हो गई कि वही है तो बोली, माँ मरी वे मेरा पुत्र, माँ नाल ते बड़ी चंगी कीती आ। वो उनका मतलब समझ कर हंसा। कब तुमने मुझसे अमल के साथ शादी करने की बात की और कब हम लोगों ने तुम लोगों की ख्वाहिश को रद्द किया, जो इस तरह से हमें शामिल किए बगैर तुम लोगों ने शादी की है। हमारे सामने तो तुम लोग इट वट्टे का बैर ही दिखाते रहे हो और रातों रात कैसा इनकलाब आया कि यूँ सबको शामिल किए बगैर शादी कर ली। क्या तुम दोनों का आपस में कोई नाजायज़ ताल्लुक़ था? क्या वो गोद से थी जो तुम्हारे साथ शादी पर मान गई? फाज कहका मारते हुए बोला। तो आडी खैर, ज़रा ब्रेक पे पैर रखें। आपके शौहर ने भी आपको कुछ नहीं बताया है? अम्मा एक दफ़ा फिर फट पड़ी। उनकी तो ये बात ही निराली है। उन दोनों भाइयों की तो जैसे सर की जूं मर गई है। ये खुशबाश चेहरे लेकर उम्रे को निकल गए हैं। चच्ची तुम्हारी भी मेरी तरह बड़ी परेशान रही है। मुझे भी वो लोग इसरार कर रहे थे कि मैं भी साथ चलूं, मगर तुम्हारी छोटी भाभी के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। दूसरा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र थी। ना फ़ोन, ना खत, ना कोई लेनी ना देनी। पूरा 1.5 माह गायब रहे हो। ऐसा कौन करता है जिस बेटे की शादी का मुझे सबसे ज़्यादा अरमान रहा, उसने ये गुल खिलाया है। बंदा अब किस किस का मुंह पकड़े, किस किस को जवाब दे। तुम्हारी फूफियों ने भी ताने दिए। एक तो खैर रोने ही लग गई थी, क्योंकि दिल ही दिल में वो तुम्हें दामाद बनाने का ख्वाब सजाए बैठी थी। एक को ये दुख है कि अमल उसके हाथ से निकल गई है। वो अपने बेटे के लिए उसको पसंद करती रही है। बेटा भी मुंह फुलाए हुए था, बाकी किसी बात पे कान नहीं उठे। यहाँ पे झट पूछा, यकीन हजरत का जिक्र शरीफ कर रही हैं? अमल की शादी का सुनकर किसकी वक्खी में दर्द उठा है? भोली अम्मा बोली। हाय हाय, ज़किया के आतिफ की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, तो वो अमल को पसंद करता है? वही करता है या ये भी करती है? अम्मा तो जैसे जलाल में आ गई। है वे, तेरी मत ते नहीं मारी गई। शादी उसने पसंद से तुम्हारे साथ की और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कि क्या वो आतिफ को पसंद करती है? कोई पागल भी ऐसी बात ना करे। बंदा पूछे, अगर वो आतिफ को पसंद करती होती तो तुम्हारे साथ जाकर शादी क्यों की है? वो हंसते हुए बोला, वो चाहे आतिफ को पसंद करती होती या आतिफ के बाप को, शादी तो उसकी हर हाल में मेरे से ही होनी थी। अम्मा मज़ीद हैरान हुई। ना, अब ये किधर की बकवास है? उसको कोई और पसंद था तो तुमसे शादी कैसे होती? क्योंकि मेरी माँ एक होती है पसंद और एक होती है किस्मत में उसकी पसंद, चाहे नहीं हो, मगर मैं उसकी किस्मत ज़रूर हूँ। जैसी वो है सारे ख़ानदान में उसके काबिल बस मैं ही हूँ। अम्मा खफा हुई। फाज, ऐसा क्यों कह रहे हो? जैसी वो है, मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्योंकि तुम्हारी ज़बान अपनी बीवी के बारे में मोहब्बत वाली नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे तुमने उस पर कोई एहसान किया हो। अमल थोड़ी अलग किस्म के शौक़ ज़रूर रखती आई है, मगर वो मेरे साथ हमेशा बड़े अदब से पेश आती है। वो बोला, चल एक तसल्ली तो है, शौहर का अदब करे ना करे, सास का अदब तो करेगी। तुम्हारी बातों से ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे पंजाबी में कहते हैं, अपना कम भी कढ़ लेना ते सान भी नहीं बनना। मतलब ये कि अगले बंदे से अपना काम भी निकलवा लो और उसका एहसान भी ना मानो। मेरी भोली माँ, तुम्हारा बेटा कौन लोगों पे एहसान करता है, एहसान लेता नहीं है। अब कहाँ हो? अमल कहाँ है? घर कब आओगे? शब बारात आ रही है, अब क्या वरे के वरे दिन भी घर नहीं आओगे? वापस आ गए, वहीं बताने के लिए फ़ोन किया था। मुझे फैक्ट्री ज़रूरी जाना है, इसलिए सीधा वहीं जा रहा हूँ। आपसे कहना है अमल को मैं चचा की तरफ उतार कर आया हूँ, आप उसके पास चली जाइए। अच्छा, तो माँ की ज़रूरत पड़ी है तो फ़ोन किया है? जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ फ़ोन की सहूलत मौजूद नहीं थी, वरना मैंने फ़ोन ज़रूर करना था। शाबाश पुत्र, अब कहाँ पे फ़ोन नहीं। अब तो छोटे छोटे बच्चे बड़े, हर अमीर व गरीब ये लितर लितर जितने फ़ोन उठाए हुए होता है। यहाँ तक कि हमारे सिपी के पास भी मोया, वो क्या बोलते हैं, टच स्क्रीन। वाज ऐसा, हाँ जी, टच स्क्रीन। हाँ, भैंसों का गंद साफ़ करने वाले के पास भी वही है। लोगों के पास अब पैसा है अम्मा जी, इसीलिए ऐसी सहूलतें इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह जाने कैसी सहूलत है। लड़कियों को देखो तो वो 4-4 घंटे उसका मुंह देखती रहती हैं, बच्चों को देखो तो वो गेम लगा कर बैठे होते हैं। तुम्हारे भाई भी नहीं महफूज, और तो और तुम्हारे अब्बा जी ही नहीं मान। हर रात सोने से पहले वो क्या कहते हो तुम, फेसबुक हैं, उस पर भैंसों की फिल्में देखकर सोते हैं। सहूलत भी होगी, मगर ज़्यादा तो ये नशा है। तुम्हारी तीनों बहनें एक वक्त में इकट्ठी होकर तुम्हारे बाप के फ़ोन में आती हैं, फिर अपना अपना शोर शुरू कर देती हैं। ऐसे में किसी एक की भी समझ नहीं आती है, खुद ही ना जाने क्या बोल बाल के चली जाती हैं। मैं तो बस उनकी शक्लें ही देखती हूँ। वो अम्मा के वीडियो कॉल के मुतालिक ख्यालात सुनकर हंसता रहा। अच्छा, अब आप अमल के पास जा रही हैं या नहीं? क्यों नहीं, खैरी सलाह। तुम्हारे भाई अपने काम कार पे निकले थे, तो उनसे कहूँगी मुझे शहर छोड़ते हुए जाएं। उन लोगों का इंतज़ार ना करें, वो तो अपने मूड वाले हैं। आप ड्राइवर के साथ चली जाइए। और सुनिए,
वो आपको देखकर बातें सुनाएगी। आपने कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी है। उसकी और मेरी लड़ाई हुई है, जल्द मान जाएगी, ठीक है? तुम्हारी बातें मुझे उलझा रही हैं। ज़्यादा सोचना नहीं है माँ, फिर बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन रखकर अम्मा पलटी तो उनके चेहरे पे लिखी उलझन पढ़कर समझ से रहा ना गया। वो अभी अभी हवेली से वापस आए थे। माँ को फ़ोन पे देख कर रुक गए। क्या हुआ है? फ़ोन पे कौन था? हैं, फाज था। कह रहा मैं शहर चली जाऊँ, अमल घर पे अकेली है। समन ने तसल्ली से कहा। अच्छा हुआ है कि ये आ गया, फैक्ट्री में उसका काम ख़राब हो रहा था। अमल इधर क्यों गई है? वहाँ तो कोई भी नहीं है। समझ, ये फाज कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है? ये कौन सी नई बात है? अच्छे काम उसके बस का रोग ही कहाँ है? खैर तुसी छड्डो है, सब तैयार हो जाओ, मैं थानू ले जाना। अच्छा पुत्र, अल्लाह सब पर करम करे, सबकी खैर करे। मगर हुआ ये कि उन लोगों के घर से निकलने से पहले ही फैक्ट्री से मैनेजर का फ़ोन आ गया कि फाज को दफ्तर से पुलिस ले गई है। समद भाई सूरत हाल जानने के लिए अम्मा जी के बगैर ही घर से निकल गए। अम्मा अमल को भूल गई और जब पता चला कि अमल ने अपने आईजी खालू के ज़रिए एफआईआर कटवा कर ये काम करवाया, फिर एक नया मौजू निकल आया कि कैसे वो इतनी सुबह इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐसा कुछ कर सकते हैं। समन ने उनको फ़ोन किया। उन्होंने बताया अमल की कॉल आई थी। मुसलसल रोते हुए यही कह जा रही थी कि फाज ने उसको अगवा किया हुआ था। अगर आपने उसको उसी वक्त गिरफ्तार करके हवालात में ना डाला, वो खुदकुशी कर लेगी। समन ने कहा, अंकल आपने कहा नहीं कि चचा लोग यहाँ नहीं हैं और उनके आने तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अगर मैं दरख्वास्त ना देता वो खुद थाने पहुँच जाती। खिलारा ज़्यादा फैलना था। अभी तो उसको ये तसल्ली हो गई है कि वो आज़ाद नहीं घूम रहा है और अगर फाज ने वाकई ये सब किया है तो मैं अमल का साथ ही दूंगा। समन ने कॉल बंद करते हुए खुद से कहा, अगर मेरे भाई ने वाकई ये घटिया हरकत की है तो मैं कभी उसको माफ़ नहीं करूँगा। अम्मा और समद भाई कितनी दफ़ा अमल के पास गए मगर उसने मिलने से इनकार कर दिया। फिर अम्मा को गांव की एक लड़की के ज़रिए पता चला कि अमल हामला है। तब वो बेटे से मिलकर उसको सारी बात बता कर आई और वो जो पहले इंतज़ार कर रहा था कि अब्बा लोग वापस आकर सब देख लेंगे, अमल के इरादे जानकर मामलात फिर से अपने तरीके से हल करने लगा, जिसमें सरफहरिस्त पुलिस वालों को रिश्वत देकर वहाँ से निकलना था। उसको अस्पताल में देखकर ही अमल जान गई थी कि अब वो उसको फिर से ज़बरदस्ती अपने इरादे से बाज रखेगा। मगर असल पहाड़ तो तब टूटा जब फाज ने अभी की कॉल उसको दी। अभी के अल्फाज उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल ले गए थे। अमल, फाज ने तुम्हें अगवा नहीं किया था, वो मेरी मर्ज़ी से तुम्हें लेकर गया था। मेरी मर्ज़ी से तुम लोगों का निकाह हुआ है। इसके बाद जब होश आया वो अस्पताल के कमरे की बजाय गांव में फाज के बेड पे मौजूद थी। अमल के बेहोश होने के बाद डॉक्टर ने उसका मुकम्मल चेकअप करके ये बताया कि ये बिल्कुल ठीक है, बस परेशानी में उनके असाब पे दबाव की वजह से ऐसा हुआ है, खुद ही जाग जाएंगी। आप यहाँ इंतज़ार कर लें या घर ले जाएं। वो आप इसको ड्राइवर के साथ आकर घर छोड़ गया। साथ ही अम्मा को सख्ती से मना कर दिया कि किसी भी सूरत इसको यहाँ से जाने नहीं देना है। खुद वो वापस अपने मेज़बानों के पास गया। चचा ने वहाँ से अमल के खालू को फ़ोन करके दरख्वास्त वापस लेने और फाज को रिहा करने का मुतालबा किया। इस तरह दूसरे दिन कहीं रात को जाकर वो अपने घर आ सका। रास्ते में 10 किलो की देसी घी से बनी मिठाई की टोकरी लेकर आया। हाल में अम्मा बड़ी दोनों बहुओं के साथ इशा की नमाज़ पढ़ रही थी। बच्चे अपने कमरों में जा चुके थे। समद को वो हवेली में बैठा देख कर आया था। फजाल ऊपर वाले सिटिंग रूम में खबरें सुन रहा था। फाज ने तीनों खवातीन को मुसल्ले पे खड़ा देखकर बाआवाज़ माशाल्लाह कहा, आओ किधर हो सारे, जल्दी आओ, चाचू जान आए हैं। सबसे पहले अफजाल भाई नीचे आए। साले तू हज करके आया ना, जो तेरे पे फूल फेंक कर तेरा इस्तकबाल किया जाए। फाज उसकी जानिब बढ़ा। चल भाई के गले लग, भाई बहुत बड़े मोर के सर करके आया है। अफजाल ने उसको गले मिलकर उसकी पुश्त पे थपकी मारी जो ज़रा ज़ोर से लग गई, जिस पर फाज ने उसको घूरा। तेरा हाथ है या थोड़ का और थोड़ा? उसके अंदाज पे फातिमा की मुस्कुराहट उभर आई। अफजाल बोले, बेटा जो कुछ तेरे बारे में इन गुनहगार कानों ने सुना है, तुझे थोड़ का हथौड़ा नहीं दादाजी का लित्तर पड़ेगा। फातिमा भाभी ने सलाम फेर ली, बोली, फाज को लित्तरों का इतना डर होता तो क्या फाज होता? फाज हंसते हुए उनके सामने झुका। भाभी ने उसके शाने पे हाथ रखकर प्यार दिया। अफजाल अगला सवाल लिए बोला, पहले ये बताइए सारा चक्कर क्या है? फाज ने वहीं हाथ खड़ा करके रोक दिया। मैं यही हूँ इस मौजू पर बात करने और मेरे फैसले पे पछताने और मुझे लान तान करने को तुम लोगों के पास एक उम्र पड़ी है। अभी मुंह मीठा करो। अम्मा ने उसको गले लगाया। आंख में आंसू थे और पूछा, जेल का चक्कर लगाने की खुशी में मुंह मीठा करवा रहे हो? तो और क्या, अब मैं अगले इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ। जलसों में ये फ़ख्र से कहूँगा अपने दादे की इज्जत बचाने के लिए मैंने जेलें काटी हुई हैं। अम्मा ने उसको परे करके तस्बीह शुरू की। जाकर बीवी से मिल लो, खाना खाए बगैर कमरे में बंद है। शादियाँ ऐसी होती हैं, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? उसने फिर से कहा।
सारी उम्र यही सुनना है। बस आज का दिन मुझे सुकून लेने दे। साले मच्छरों ने 2 दिन जगा कर रखा है, आज नींद पूरी करनी है। और वो जो बगैर मच्छरों के 2 दिन से जाग रही है, उसका क्या करना है? अम्मा के सवाल पे वो बोला, वो हमारी सरदर्द है। माता जी, आप क्यों बेकार का सोच सोच कर अपना बीपी हाई कर रही हैं? पहले उठकर मुझे खाना दे दे। कितना अरसा हो गया आपके हाथ की रोटी नहीं मिली है। फातिमा उसको खाना देने के लिए उठने लगी। रुको, मैं खाना लेकर आती हूँ। फाज ने उनको रोक दिया। नहीं, आप रहने दे भाभी, ये मिठाई खाइए, खाना मैं अम्मा से लूँगा। अम्मा उठते हुए गुस्से से बोली, जब खाना खाना हो तब उनको अम्मा याद आ जाती है, जब आवारा गर्दियाँ करनी है तब माँ का प्यार पता नहीं कहाँ होता है। वो उनका बाजू पकड़कर उनको उठने में मदद देते हुए बोला, माँ का प्यार अपनी जगह, मगर अब हनीमून पर बंदा माँ के साथ तो नहीं जा सकता ना। अम्मा इसीलिए गुस्से से बोली, ऐसे बेहया हो, बहनों के सामने भी बकवास से बाज नहीं आते। वो उनके कंधे पे हाथ बाजू डालकर उनके साथ किचन की तरफ जाते हुए बोला, ये कौन सा छोटी बच्चियाँ, बच्चों वाली हैं। फातिमा और साइमा उसकी बात पर खुलकर हंसी। अफजाल ने हाथ में बर्फ़ी का सा टुकड़ा पकड़ा और सारी लाता वापस ऊपर चला गया। साइमा भी बर्फ़ी खाते हुए बोली, वैसे फातिमा बाजी, फाज भाई की रौनक कितनी है, वो इतने दिनों से घर पे नहीं थे तो घर खाली सा लगता था। फातिमा शफकत से मुस्कुराई, हाँ सबके साथ पंगे जो लेता रहता है। अभी तो मैंने शुक्र किया है समद घर पे नहीं है, वो अमल की वजह से बहुत परेशान है। फाज से उलझ पड़ेंगे, अच्छा है ये उनके आने से पहले खाना खाकर अपने कमरे में चला जाए। वो अम्मा को बावर्ची खाने में पहुंचाकर छोटी मरियम के कमरे की तरफ जा रहा था। भाभियों को जवाब देने से ना रुका। साइमा बाजी, खैरी सल्ला, आपको क्यों मेरे बगैर ये घर खाली लगता है? अपना दिल अपने जिन में लगाइए। और वडी, मैं तुम्हारे साहब बहादुर से डरता नहीं हूँ, उसको बोलो अखाड़ ले जो उखाड़ना है। साइमा झट बोली, फाज भाई आप अफजाल को जिन क्यों कहते हैं? वो कहाँ से आपको जिन लगते हैं? लो और सुनो, ओ मेरी मासूम बहन, तुमने आज तक उसको आंख खोल कर देख लेने की जहमत गवारा की होती तो अब तक इसके साथ क्यों होती? अब अपना दिल रखने को इसको शहजादा गुलफाम का हो या शहजादा चार्लिस, हकीकत तो नहीं ना बदल जानी है। और ना ही मैं इतना अच्छा हूँ कि तुम्हें खुश रख करने को सफ़ेद झूठ का सहारा लूँ। अब जो है वो है। मेरी प्यारी बहनों, माँ सिवाय मेरी माँ की छोटी बहू के इस घर में मेरी प्यारी बहू छोटी बहू को शहजादा गुलफाम नहीं मिला है। ये तुम लोगों की किस्मत, एक को जिन मिला है, दूसरे को खलाई मखलूक। फातिमा का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। बड़ी मुश्किल से बोली, तुम इतने कुत्ते हो ना। वो उसी तरह संजीदगी से बोला, जब मैं तुम दोनों के शौहरों की इतनी तारीफ़ करता हूँ ना, अंदर अंदर से तुम लोग बड़ी खुश होती हो कि तुम लोगों के बदले मैं ले रहा हूँ। बस ऊपर ऊपर से दुनिया दिखावे की मलामत करती हो। साइमा बोली, हम क्यों खुश होंगी? मेरे अफजाल किससे कम है? आपसे तो प्यारे हैं। वो बोला, सुन ले अफजाल, आखिरी लाइन बोलते हुए तेरी बीवी के लहजे में रत्ती भर यकीन नहीं है। बेटा हफ्ते में 2-4 मरतबा नहा लिया कर ताकि तेरी कोई शक्ल निकले। अफजाल बोला, पीड़ी बूथी वाले, जा जा बीवी से सेवा करवा, जूता पकड़कर तेरा इंतज़ार कर रही है। वो ड्रामाई अंदाज में बोला, अबे हमने मोहब्बत किया, मेरा जानू चाहे तो जूता मारे या गोली सीने पे खाएंगे। अफजाल ने कहा, हाँ जा खाना खाकर बीवी से सेवा करवाने के लिए एनर्जी पैदा कर ले, ये ना हो तो पहला जूता खाते ही बेहोश हो पड़ा हो। फाज ने जवाब दिया, सालो जब मैं कमरे में जाऊं दरवाजे के आसपास रहना, मैं दरवाज़ा लॉक नहीं करूँगा। जब गिरने की आवाज़ आए फौरी अंदर आना और मुझे अस्पताल लेकर जाना। ये ना हो तुम लोग घरेलू नुस्खे आजमाने बैठ जाओ। सबसे बुलंद कहका अफजाल का था, जबकि वो बहन को आवाज़ देकर वापस किचन में चला गया। अम्मा तवे से रोटी उतार कर चाबी में रखते हुए बोली, तुम्हारी आवाज़ सुनकर भी अमल कमरे से बाहर नहीं आई है। वो मूड़े पे बैठते हुए बोला, इतनी अच्छी होती तो मुश्किल ही क्या थी, उल्टा उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया होना है ताकि मैं कमरे में ना जा सकूं। तुमने भी बैठे बिठाए नया स्यापा सर ले लिया। क्या तुम्हें लड़कियों की कमी थी जो उसको लड़कों की कमी थी? मैं रोटी ना खाऊं? उसने पूछा। अम्मा चुप कर गई। समझ आए उसको किचन में बैठा देखकर कुछ कह बगैर ही वापस मुड़ गए। अम्मा ने उसके आगे 2 ताज़े फुलके रखे, एक गिलास में पानी दिया, एक में दूध, 2 तरह के सालन थे, वो खाता रहा। अम्मा फारिग होकर वहीं एक कुर्सी पे बैठकर अपनी तस्बीह ख़त्म करने लगी। उसने बताया, उम्रे वाले परसों लौट रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी किससे बात हुई? अब्बा जी से हुई थी। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा नहीं? शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैंने कहा, सर जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तेरा शुक्रिया किस लिए अदा कर रहे थे? आप नहीं समझोगी, इसलिए कोई और बात करो। अम्मा ने उसको मलामत भरी नज़रों से देखा, फिर बताने लगी, कल तुम्हारी बहनें और फूफियाँ आ रही हैं, अमल से मिलना चाह रही हैं। वो हंसा।
उनको कह दें अपने शौक़ जमा रखें। अमल ने ना तो उनसे मिलना है, ना वो उन लोगों के लिए उदास बैठी हुई है। प्रोग्राम 30 दिन बाद का रख लें, अब्बा जी भी शामिल होंगे। हाँ कह तो ठीक रहे हो, भाइयों ने भी मिल लेंगी। सबको सीधा इधर ही ले आना, खाना वगैरह बनवा लेंगे। अमल की खुशी में एक तरह से फंक्शन हो जाएगा। समद के साथ मशवरा करती हूँ, तुम लोगों का वलीमा रख लेते। आखिर बरादरी को तुम्हारी शादी का इतना शौक़ था। आप क्यों लोगों को तमाशा दिखाना चाहती हैं? वो जो अंदर बैठी है ना, मेरी मौत वो कभी भी आपके फंक्शन का हैप्पी एंड नहीं होने देगी। अपने घर के लोग आ रहे हैं, बस वहीं ठीक है। ज़्यादा खलारा डालने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम एक औलाद के लिए तो आप फ़ख्र से कह सकेंगी, इसकी शादी पे 1 रुपए का खर्च नहीं हुआ था। नहीं भाई, मुझे ऐसा फ़ख्र नहीं चाहिए। कल जाकर अमल के लिए कपड़े लेकर लत्ते लेकर आती हूँ, बल्कि उसको साथ ले चलूँगी। अपनी मर्ज़ी से ख़रीद ले। वो एक दफ़ा फिर हंसा। अम्मा, अभी तक आप मुगालते में ही हैं। आपको हकीकत तस्लीम करने में वक्त लगना है। आपका दिल टूटने वाला है। अम्मा बेबसी से बोली। क्या पता उस घर में क्या हो रहा है। देखो फाज, अमल के साथ कोई ज़्यादती ना करना। तेरी अपनी भी बहनें हैं, 2 अपने घर वाली हैं, एक की 2 माह बाद शादी होनी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा ने अपने अंगूठे चूमकर आंखों से लगाते हुए कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों, दूसरों की बहनों बेटियों की इज़्ज़त करो ताकि अल्लाह तुम्हारी ख़वातीन को इज़्ज़त दे। वो अपनी माँ की इन बातों से हमेशा बड़ा चालू होता था। डराने में अम्मा आप गोल्ड मेडलिस्ट हो। कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, ना ही किया है। इससे बढ़कर इज़्ज़त देना और क्या होता है? शादी की है, जबकि मैं ये भी जानता हूँ तलाक का तसव्वुर भी मुझे आग करवा सकता है। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, तुमने कसम खाई हुई है कुछ अच्छा नहीं बोलना है। सच बोल रहा हूँ, तुम अपने सच रहने दो, चुप करके खाना खाओ, इसके बाद अमल को भी खिलाओ। गोद में बिठाकर हाथों से चूरी बना कर दूँ? क्या वो छोटी सी बच्ची है? अम्मा ने सर पीटा। उसने खाना खाकर सिंक पे हाथ धोते हुए पूछा, अम्मा कोई ऐसी लड़की या खातून नज़र में है जो अमल के साथ रह सके, उसके खाने वगैरह का ख्याल करे? क्योंकि मेरा बहुत सारा काम जमा है, मैं बेबी सिटिंग नहीं कर पाऊँगा और अकेला उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। वो अकेली कब है? हम सब लोग इधर उसके पास ही होते हैं। आप उसकी खिदमतें करती, उसकी निगरानी करती, अच्छी तो नहीं लगेंगी ना? दूसरा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपके आपसी ताल्लुकात ख़राब हो। आप उसके पास पहले जैसी रहे। बाकी सबका इल्ज़ाम मुझ पे आने दें। मुझे किसी से पूछ कर बता दें, किसी बीवी का। मैं तनख्वाह दे दिया करूँगा, उसकी ड्यूटी फुल वक्ती होगी। अमल के साथ बैठकर खाना खाना, बातें करना, उसका गुस्सा सहना, मेरी बुराइयाँ सुनना, सब उसकी नौकरी का हिस्सा होगा। हाँ, हमारी बातें बाहर किसी से नहीं करेगी, वरना अच्छा नहीं होना है। बेटा, लोगों से इतना डरते थे तो ढोल गले में क्यों पहना है? अब लोग तो सुनेंगे। माँ की आंख, डरता कौन है? दुआ दें, आपका बेटा मोर्चे पे जा रहा है, सर सलामत रहे। जाओ, अल्लाह हदायत दे। और अगर अमल ने दरवाज़ा ना खोला तो शोर मत करना, आकर मेरे कमरे में सो जाना या बैठक में चले जाना। वो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलेगी और मैं दरवाज़ा खटखटाने वाला भी नहीं हूँ। मेरा कमरा, मुझे इल्म है किस रास्ते से अंदर जाना है। आप ये रोटी दें। उसने एक हाथ में रोटी पकड़ी, एक हाथ में दूध का मग। अम्मा ने आसमान की जानिब मुँह करके खैर मांगी। ओ भाई, बहुत 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 अच्छा नावल है। और मतलब वैसे शहरयार का करैक्टर मुझे लगता है कि अभी आया है। हमने जितना भी अब तक नावल पढ़ा है उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में मुझे शहरयार का कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं मिला। मैं हैरान थी कि ये शहरयार कहाँ से टपक पड़ा। फिर बाद में मुझे समझ आया कि शायद वो पहले ही पढ़ता हो, लेकिन शहरयार कह रहा था कि अगर फाज ने उसको उधर भेजा है उसकी वजह से, तो फिर तो उसको पाकिस्तान में होना चाहिए ना, तो वो फिर क्या कर रहा है उधर लंदन में। तो ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। और फिर ये बात भी समझ नहीं आ रही कि वो सारे उम्रे पर गए तो क्या उसके माँ बाप की कैसे डेथ होगी? क्या उनका जहाज़ क्रैश होगा? एक साथ ही दोनों की डेथ हो जाएगी। लेकिन उसके साथ तो उनका इसके भी अब्बू जा रहे हैं, लेकिन इसके अब्बू तो ज़िंदा होते हैं, ये जो हमने पढ़ी है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है। और पता है क्या, इस तरह के नावल्स होना तो मुझे ना एक ही धड़का लगा रहता है कि कोई राइटर मिस्टेक ना कर दे। मतलब मुझे होता है हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं ना। जैसे कि अगर एक टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है तो टीचर का ना वो गैर इरादी तौर पर उसका ना वो एक माइंड बन जाता है, कॉन्सेप्ट बन जाता है कि इस बच्चे को तो आना ही चाहिए। वो हमेशा ना उसको बहुत ज़्यादा फेवर दे देती है और उसको कोशिश करती है कि अच्छा इसको ये आगे ये और आगे ये होना है, ठीक है, वो बताती रहती है। तो इसी तरह मेरा भी ना इस नावल के वो ऐसा ही है कि मैं वो इस तरह होता है कि अच्छा यार ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं, ये शायद उसको पता नहीं आया होगा, उसको समझ नहीं लगी होगी ये वो। तो समटाइम्स ऐसे कोई वो क्या कहते हैं ब्लूपर, नहीं पता नहीं क्या कहते हैं, शायद जो भी है, इस तरह की जब
सिचुएशन होती है, कुछ गलतियाँ वगैरह होती हैं ना नावल्स में, तो वो फिर होता है कि यार चलो इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं होता, इग्नोर कर देते हैं। तो बस यही चीज़ थी कि ऐसा वैसा कुछ हो ना, अच्छा नावल जाए। और बाकी नावल्स पढ़ते हुए तो मैं तो बहुत 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 ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। मुझे तो नावल बहुत ज़्यादा पसंद है और यकीनन आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। मैं यही चाहती हूँ कि 1-2 दिन में मैं इस नावल को ख़त्म कर दूँ, लेकिन आपको मैं रोज़ाना ही इसकी एक एपिसोड दिया करूँगी। और वैसे भी 1 घंटे से ज़्यादा मैंने इसकी आपको लोगों को एपिसोड्स देती हूँ, तो ये तो खैर बहुत बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी अच्छे बच्चे नहीं हो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉरएवर बुक हेवन चैनल के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो यार। उधर भी कोई अच्छे से नावल स्टार्ट करते हैं। अमरविल नावल स्टार्ट मैंने किया हुआ है, तो अगर आप लोग विलिंग है तो वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं और इस नावल का रिव्यू भी आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।